किसानों की डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी चेयरमैन हैं एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के। चलिए अब हम जानते हैं डॉक्टर एसपीएस बेनीवाल से कि ये फाउंडेशन या ये संस्थान क्या इसका काम है और ये कैसे गोविंद बल्लभ पंत नगर यूनिवर्सिटी से इसका क्या जुड़ाव है और ये कैसे इनकी पूरी शुरुआत हुई, इसके बारे में जानते हैं। बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान इंडिया को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस हमारी संस्था का आज ये इसके बारे में बताने की सोची। ये संस्था 1994 में स्थापित की गई थी और वो एक ऐसे आदमी द्वारा की गई थी जो पंतनगर विश्वविद्यालय में 14 साल यहाँ 1960 से लेकर 74 तक काम कर चुके थे और उनको हमेशा ये रहा कि हमारी जो कृषि की विरासत है उसके बारे में इतना सुनते हैं, कहते हैं, सभी बोलते हैं, दुनिया भर में बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसी पुस्तकें या ग्रंथ नहीं थी जो हमें ये बता पाएँ कि हमारी खेती प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में कैसी थी। इसलिए उन्होंने संस्था बनाई और इसमें ये नो प्रॉफिट संस्था है और जिसको एनजीओ आजकल कहते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी पुरानी कृषि की जो ज्ञान है उसको ढूंढा जाए, उससे संबंधित जो साहित्य है उसको ढूंढा जाए, प्लस इस साहित्य को देखा जाए कि इसमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और उनको फैलाया जाए, किसानों को दिया जाए। पुस्तक का मैं अवश्य जिक्र करूँगा, वो है वृक्षायुर्वेद, जो कि 1000 वर्ष पूर्व वैद्य सुरपाल ने लिखी थी और उसमें वृक्षायुर्वेद प्लांट्स पेड़ पौधों में कैसे लगाया जाए उसका वर्णन है। वृक्षायुर्वेद इन रिलेशन टू प्लांट्स। और उसमें भी एक खाद का उन्होंने वर्णन किया है जिसको कि उन्होंने कुणप जल के नाम से वर्णित किया हुआ है, जो उन्होंने उस समय जानवरों की हड्डियाँ, मज्जा, खून, मछलियों को उबाल के बनाया था और उसमें साथ में ही खली, साथ में ही गुड़ फर्मेंटेशन के लिए और अंकुरित उड़द डाला था और जो सबसे बढ़िया चीज़ है उसमें धान की भूसी को उबाल के ठंडा करके डाला गया था। वो जो खाद है वो दुनिया का सबसे पहला जैविक खाद था, कुणप जल। क्या नाम है उसको, आप दोबारा एक बार दोहरा पाएंगे? कुणप जल। उन्होंने कुणप जल क्यों रखा? संस्कृत में कुणप उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ से बहुत ही बदबू आती है, सड़ांध आती है, और जब उन्होंने वो सब उबाला, जानवरों का जो खून, मज्जा, हड्डी थी, मछली थी, उसमें बहुत सड़ांध आई, बहुत बदबू आई, तो लोगों ने कहा उनको उसको ज़मीन के अंदर गड्ढे में दबाना पड़ा, इतनी बदबू थी, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम कुणप रखा। और क्योंकि जल का प्रयोग है, द्रवित है, तो उसको कुणप जल नाम रखा। हमारी संस्था ने, डॉक्टर नैने साहब ने उसको कभी नहीं बदला, क्योंकि जिस आदमी ने अपने जीवन के कितने 30, 35, 40 साल लगाए होंगे उस विद्या को बढ़ाने में, तो उनका नाम तो हमेशा रहना चाहिए। तो ओरिजिनल नाम ही रखा गया और यही नाम अब फिर पॉपुलर हो रहा है। और लोग जो हैं उन्होंने इसको भिन्न भिन्न नाम दे के उसको बताया गया है, जैसे हम लोग जीवामृत खूब प्रचलित है। तो ये हम उसका मिक्सचर कह सकते हैं कि जीवामृत, अग्निअस्त्र, नीमास्त्र का एक तरीके से उन सब के अलग अलग गुण इसके अंदर एक के अंदर है, एक ही के अंदर है। ये मतलब इसको आप बनाएंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको जनरली कोई फंजीसाइड, कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये फुल्ली फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ये किण्वीकरण पूरा इसमें है, तो इसमें बहुत सारे जैसे ऑक्सीजन्स हैं जिनसे ग्रोथ बढ़ती है प्लांट्स की, ये साइटोकाइनिन्स हैं जैसे टिल्डरिंग वगैरह, जिब्रेलिन्स हैं, उनसे होता है, इसमें मौजूद रहते हैं। या जो प्लांट्स हम डालते हैं उससे फाइटिक एसिड्स बनते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। एक इसका और सबसे बड़ा अच्छा गुण है कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, जो प्रजनन अवस्था है पौधे की, वो बढ़ जाती है। मैं तो कहूँगा जैसे 200 लीटर का आप ड्रम लें, उसमें आप 15 से 20 किलो गाय का गोबर लें, 10-15 किलो ये पेशाब लें, 2 किलो गुड़ ले लें, उड़द की दाल ले लें 2 किलो, और खली ले लें, सरसों खली बहुत अच्छी है। और खेत में अगर ज़्यादा कीट वगैरह आ रहे हैं, कीट आ रहे हैं ज़्यादा,
या निमेटोड्स हैं तो आप नीम की खली ले सकते हैं। और उसके साथ आप कोई तांबे की का बर्तन हो, तांबे की रॉड हो, वो डाल दें तो इसमें एक अच्छा फफूंदीनाशक कॉपर सल्फेट वैसे ही बन जाता है, कॉपर फंजीसाइड। तो एडिशनल आपके पास फंजीसाइड बन गया। और जो आप ये प्रकृति में खेत में जितने भी वीड्स हैं उसको आप ले लें और उनको जैसे 200 लीटर में आप 20 किलो डालेंगे जो खरपतवार हैं, 10 किलो तो आप रैंडमली ले लीजिए जो भी चौड़ी पत्ती वाले, उसको आप ये चारे की मशीन में काट के इसको डालिए। बाकी आप ये देखिए कि आप कौन सी फसल उगा रहे हैं, है ना। हर फसल के लिए इसमें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो नहीं डालने पड़ते? नहीं, हर ये तो सब में काम करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे मान लिया सब्जियां हैं उसमें फफूंदीनाशक रोग ज़्यादा लगते हैं तो आप ऐसे पौधे इसमें डालिए जो फफूंदीनाशक हैं। वैसे तो 4-5 चीज़ें तो ऐसी जिनमें दोनों गुण हैं। आप गाय का पेशाब लीजिए, दोनों काम करेगा, है ना। और ये नीम है, नीम की पत्ती है, नीम की निबोलियाँ हैं, ये डालिए आप, दोनों काम करें। जामुन है, जामुन की पत्ती डालिए, दोनों काम करेगा। और बाकी अलग अलग पौधे हैं जिनके गुण पता है कि ये फंजीसाइडल काम करता है या इंसेक्टिसाइडल करता है, उसको आप डाल लीजिए। लेकिन उसको भी आप नहीं डालें अगर आप 20 चलते देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जैसे चीज़ें हैं। जैसे ये एक क्लेरोडेंड्रन होता है जी, आजकल खूब दिख रहा है। आप उधर रुद्रपुर की तरफ जाएंगे राइट साइड में तो सफ़ेद सफ़ेद गुच्छे वाले फूल हैं। दर्शकों को भी दिखा देता है किस तरीके का होता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो आपको थोड़ी लंबी और एक 3 या 4-5 हो है। कैस्टर है, कैस्टर है। सॉरी, ये नहीं है, ये देखिए नहीं तो कैस्टर है। इसका क्या नाम होगा हिंदी में अगर इसको हम समझे तो? ये अरंडी आरएनडी का है। ये आरएनडी के पत्ते हैं। हाँ। इनको फिर सुखा के यूज करा जाता है या फ्रेश? दोनों कर सकते हैं जी। ये इसकी अच्छाई की बात है। हाँ। और इसका मैं उदाहरण दूंगा, जैसे अदरक है, अदरक को आप कच्चे को भी यूज़ करते हैं और सुखा दो तो सौंठ बन जाएगी, सौंठ यूज़ करिए। ऐसी हल्दी है, हाँ। हल्दी गीली हल्दी करिए, सूखी हल्दी करिए। ऐसे ही अगर आप इन पेड़ों को, पौधों को जब ये सीजन में होते हैं तभी काट के रख, छाँव में सुखाइए, बोरों में रख लीजिए लेबल करके और उनको डालिए। अगर अब इसमें आप 20 किलो डाल रहे हैं तब तो आपको 8-10 किलो में काम चल जाएगा। देखिए ना कितना फायदा। शायद मुझे लग रहा है कि ये पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, ये नीम तोड़ा है। हाँ, नीम है। और इसके अलावा हमारे पास तीसरा ये चीज़ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं अगर आम भाषा में, जो हर जगह कुरी कहते हैं, कुड़ी इसको कहते हैं। हाँ, देखिए इसके फ्लावर ये देख लीजिए, इसमें बड़ा कॉमन है और पहाड़ पे खूब होता है, मैदान में भी खूब है जी। तो ये मैदानी और पहाड़ी इलाकों दोनों में मौजूद मिलेगा आपको। हाँ, बिल्कुल। ये कनेर उठाना भाई, इसको हम कनेर कहते हैं। कनेर है, देखिए इसको भी आम भाषा में हर जगह कनेरी बोलते हैं। कनेरी कहते हैं। पीले ये आप गुड़गांव से दिल्ली जाइए, कनेरी लगा हुआ है, हाईवे पे खूब लगा हुआ है बीच में। मतलब हाँ, तो मतलब ये कमी नहीं है, मतलब हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है आसानी से। तो आप इसको यूज करिए। फिर देखिए ये है शायद नीम, है ना, ये नीम है हमारे पास। उसके अलावा आम के पत्ते भी हम इस्तेमाल करते हैं। शरीफा है, सीताफल जिसको हम कहते हैं, सीताफल के पत्ते आप, ये हम आम के पत्ते भी एक अच्छा एक गुण है अजीरेटम उठाना जी। देखिए ये खूब आजकल वीड है, ये खरपतवार है। हाँ, और ये इसमें ये होता है कि इनके बीज अगर हर जगह बिट जाएं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तो अच्छा ना, आप पहली काट के इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आगे उसकी प्रजनन नहीं होगा। मैं पहली बार आपको बता दूं दर्शकों को कि मैंने अभी तक जितने भी हमने घन जीवामृत सबके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक कोई भी इसमें कोई भी सॉल्यूशन में ऐसा नहीं देखा था जिसमें हम खरपतवार का इस्तेमाल कर रहे हो। ज़्यादातर हम करते हैं खरपतवार को बचाने के लिए, या तो हम वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा देते हैं, वो एक सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन मैंने कभी भी उसमें ये नहीं देखा कि हम खरपतवार का भी एक ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम डिकम्पोज बना सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे साथ डॉक्टर जी हैं उनका एक पंतनगर से भी एक खास रिश्ता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये वीडियो आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर, मैं आपसे वही एक सवाल पूछना चाहूँगा जो आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा बताया था कि आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी से पुराना लगाव भी है, तो वो एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आपका कैसे है। पंतनगर यूनिवर्सिटी से तो मेरा लगाव है ही, उससे पहले भी मैं 2 साल रुद्रपुर में पढ़ा था, 11वीं 12वीं क्लास,
तो आप खेती का शुरू से ही आपका इंटरेस्ट था या बचपन में आपके कोई घर में कोई खेती करता हो? हमारे गांव में तो खेती होती थी ना, मैं तो गांव में ही पैदा हुआ था, लेकिन हमारे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मैं विभिन्न विभिन्न स्थानों पे जाके उनके साथ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहीं हम पढ़ते थे। तो रुद्रपुर में जब आए तो उस कॉलेज में रूरल इंटर कॉलेज तो खाली एग्रीकल्चर ही था 11वीं में, तो वही पढ़ा। लेकिन एक मैं आपको इस चीज़ में रोकना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि फसलें, लेकिन ये चीज़ है कि अब नई तकनीकें भी आ रही हैं जो कि अगर हम प्राकृतिक और तकनीकों की बात करें तो वो एक तरीके से दो विपरीत हैं। तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं कि इसमें कुछ कंबाइंड होना चाहिए या ये दोनों बिल्कुल अलग ही रहने चाहिए? अलग तो कभी रह ही नहीं सकते। एक अच्छी खेती करने के लिए उसको जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच रखना आवश्यक है। दोनों को आप यूज़ करिए। मैंने कहा ना आपको, मैंने क्यों कहा कि आप देसी खाद भी यूज़ करिए, खाली इसी से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी धान है, बहुत रिक्वायरमेंट है, गन्ना है, बहुत बहुत सारा चाहिए, कितना बनाओगे? किसान भी इंसान है, उसको भी आराम चाहिए, हाँ, कितना बनाएगा वो? बनाते बनाते कमर टूट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वो देसी खाद भी डालेगा, ये भी डालेगा, और साथ में जो मध्यम और बड़े किसान हैं वो फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे। लेकिन इसके प्रयोग से अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ कम होता है, देश के लिए कितना अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था ना कि हम ऐसा करें, एक मिश्रण बनाएं जिसमें कि हमारे फर्टिलाइज़र की जो यूज़ है वो 40% कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम फर्टिलाइज़र बंद, श्रीलंका में क्या हुआ? यही तो हुआ। श्रीलंका की कृषि बैठ गई, उनकी चाय इंडस्ट्री बैठ गई सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा नहीं सारा ऑर्गेनिक होगा। नहीं पॉसिबल है ना। एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ये तो वही है ना कि अब चमड़े के सिक्के कोई चलाएगा तो कहाँ से चलेंगे? प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा और दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना पड़ेगा, होलिस्टिक। और मेरा इसमें आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने अभी बोला कि खर्च कम, प्रोडक्ट में दम, तो उसी के ऊपर मेरा ये है कि इस प्रोडक्ट में क्या ऐसा भी दम है कि जो बंजर ज़मीन है, जो रेतीली ज़मीन है, उसको भी उपजाऊ बन सके कुछ सालों में? आप करिए, इसको यूज़ करके देखिए, बन जाएगा जी। आप इसको 2 साल आप इसको ढंग से लगाइए। ढंग से मतलब अच्छा लगाना पड़ेगा, उसमें कंजूसी नहीं चलेगी, है ना। पानी की जगह इसी को दीजिए। रेगिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं कि गड्ढा खोदते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें पेड़ लगा दिया, वो पेड़ हो जाता है जी, क्योंकि उसके चारों तरफ जो अच्छा वातावरण वो बनता है, उसकी सॉइल अच्छी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जैसे आपको अब इतना खेती में अनुभव है, तो किसानों के लिए क्या गुरु मंत्र हो सकता है जिससे उनकी खेती आसान बन पाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरिया और जो डीएपी की उनको उपलब्धता है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन साथ में हम ये देखें कि उनको पुस्तक ज्ञान तक वो बहुत ज़्यादा वंचित रहेंगे, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं है उनके लिए जितना उनको अगर प्रैक्टिकल कोई करके दिखाए। तो आप इसमें अप्रोच क्या देखते हैं और क्या उनके लिए गुरु मंत्र हो सकता है? देखिए, ये तो आवश्यक है, एक मंत्र सब पे नहीं लग सकता। जो छोटे या सीमांतक किसान हैं उनके लिए तो ये जो ज्ञान है, ये जो हर्बल गुलाब जल है या जीवामृत है, ये क्यों सफल हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनकी सीमाएं हैं, नहीं खर्च कर सकते। तो जो खेती करेंगे, जो भी उनकी छोटी खेती है, उसमें तरह तरह के खेती करते हैं। उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें अन्न भी हैं, उसमें फल भी हैं। फिर जैसे आपने पहले सवाल किया था कि खेती को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको जानवर भी रखने पड़ेंगे, बकरी भी पालनी पड़ेगी, मधुमक्खी पालन करना पड़ेगा, मछली का भी और भारत सरकार इस पर तो बहुत जोर दे रही है ना, कि उसका बहुमुखीकरण करना पड़ेगा। और वही छोटे किसानों के लिए एक अच्छा साधन है। जो मध्यम वाले हैं, बड़े हैं, उनको जैसे मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच लगाना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि आइदर और, एक ये है या वो, ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाइए और जहाँ जैसा मौका वैसा यूज़ करिए। जैसे आप गन्ना यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें गन्ने में केमिकल फर्टिलाइज़र भी लगाइए, लेकिन जितना लगाते हैं उससे 40% ये लगाइए, 1/3 लगाइए, बाकी ये आप पानी, सिंचाई के पानी के साथ दीजिए, है ना। ऐसे प्रयोग देवव्रत जी हैं, उनके फार्म पे कितने अच्छे प्रयोग वो बताते हैं। गुजरात के राज्यपाल साहब हैं वो, उनका वहाँ जो गुरुकुल का फार्म है हरियाणा में, उसमें काफ़ी ये चीज़ सामने आई है कि ये संभव है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, ये तो चली आ रही, करने वाली बात है। और जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसमें दोनों चीज़ साथ साथ चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही आप ऐसे अप्रोच रखिए कि फर्टिलाइज़र भी यूज़ करिए,
इसको भी यूज़ करिए। इसको यूज़ करने से आपको जो पेस्टिसाइड हैं, फंजीसाइड हैं, उनकी शायद यूज़ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें या तो पौधे में रोग रोधी और इंसेक्ट रोधी क्षमता आ जाएगी, उसमें लगेंगे ही नहीं या रिपेल रहेंगे, आते नहीं है। हमने तो धान में यूज़ करके देखा तो फॉल्स स्मट एक बीमारी होती है, वो आई नहीं धान में, जबकि प्रतिरोधक क्षमता बहुत हो जाती है पौधे में। ये तो ज्ञात है कि ऑर्गेनिक सिस्टम में रोग और कीट कम लगते हैं, है ना। तो ये क्यों नहीं काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और क्या चाहिए, कम खर्चे में बढ़िया खेती, बढ़िया कम लागत में अच्छी उपज, और क्या चाहिए। बहुत जी। भविष्य है, बहुत भविष्य। जी, तो हम आखिरी में यहीं पे ही आपको ले जा रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की कि और क्या चाहिए, मतलब कि अब हमें जो हमारे पास इतना पुराना हमारा ज्ञान है जो हज़ारों सालों से हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसको किस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करके उनको ईजियर फॉर्म में लेके आए, वही इनकी संस्थान भी काम कर रही है, जिन्होंने एक ऐसा खाद के बारे में बताया है कि जो पहला हमारा जो खाद था वो इस तरीके से ही बना था कि जिसमें हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं जो आपके जीवामृत और घनजीवामृत में हम अगर बात करें तो वो फसल में नहीं है हमारे पास, जो कि लेकिन इस खाद में मौजूद है, जो कि बहुत ही पुराने समय से चल रहा आ रहा है। तो हम ऐसी जानकारी आपको और भी आगे देते रहेंगे। तो किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी आपके लिए अलग अलग जानकारियों की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।